हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। रिकन्सिलेशन की हमारी आई थिंक 4th क्लास है, 4th वीडियो है और मैंने आपको 4 या 5 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना ज़रा क्या कहता है। लिखा है द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स। इस वीडियो के अंदर हम 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन मुझे और कराने हैं, टोटल 4 क्वेश्चंस और पेंडिंग रहेगा इसमें कराने के लिए। तो 2 इसमें, 2 नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने 10 ईयर के जहाँ से भी आप प्रैक्टिस करोगे वो कर सकते हो आप सारे क्वेश्चंस वहाँ के। देखो जी क्या लिखा है। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ वी लिमिटेड फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। मतलब पहला साल है अभी बिज़नेस का और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है बच्चे। तो कहता है कि मटेरियल हमने कंज्यूम करा है 50,000 रुपये, डायरेक्ट वेजेस 30,000 रुपये, फैक्ट्री के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, बैड डेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे आपको दिए हुए हैं। लीगल एक्सपेंसेस, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड, सेल्स करिए 12,000 यूनिट्स की 1,20,000 में, तो इसका मतलब 10 रुपये पर यूनिट मेरा सेलिंग प्राइस है। क्लोजिंग स्टॉक आपको बता रहा है फिनिश गुड्स का 400 यूनिट्स और WIP का आपको बता रहा है 2400 यूनिट्स, मतलब 2400 है रुपीज़ में बता रहा है। फिनिश गुड्स का 400 यूनिट्स हैं, 3200 रुपये इसकी वैल्यू है। अब मुझे ये बात बताओ, 12,000 यूनिट्स आप बेच चुके हो, है ना, 400 यूनिट आपके पास अभी भी बची हैं, तो इसका मतलब आपने कितनी प्रोड्यूस करी होंगी? 12,400 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी होंगी इस चीज़ पे, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, ये है क्वेश्चन आगे। कहता है द कॉस्ट अकाउंट्स, प्लीज़ ध्यान देना, द कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द सेम पीरियड। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि ये जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है ना, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स की है। और देखो वैसे लिखा भी है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स की दी हुई है और कॉस्ट अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है, ये लिखा हुआ है। द कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द सेम पीरियड रिवील दैट द डायरेक्ट मटीरियल कंजम्पशन वाज ₹56,000, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है बच्चे? ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास कॉस्ट अकाउंट्स की है। नीचे पढ़ो आपसे क्या कह रहा है, वो तो हम देख लेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पढ़ लेंगे उसको। लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल P&L अकाउंट, ठीक है बच्चे। एक तो आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स भी बनाने, P&L अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट्स का, और आपने कॉस्ट शीट भी बनानी है और फिर आपको एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी बनानी है इसके ऊपर। तो कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व। फाइनेंशियल अकाउंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है ही, P&L अकाउंट बनाना है तो बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसके अंदर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 50,000, तो मटेरियल कॉस्ट टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? 50,000 रुपये, ठीक है जी। इसके बाद है डायरेक्ट वेजेस, तो ये आपको 30,000 रुपये, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा एक बात और, इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अलग अलग करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट निकाल देना। 16,000 रुपये आपको फैक्ट्री के खर्चे दिए हुए हैं। इसके बाद आपको इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आपको दिए हुए हैं 7,000, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के बाद इसमें आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिए हुए हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये आपको 9,600 दिए हुए हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के बाद बच्चे आपको बैड डेट्स दिया हुआ है, तो वो बैड डेट्स आप यहाँ दिखा देना। बैड डेट्स आपको 800 रुपये दिए हुए हैं। अच्छा, बैड डेट्स के बाद इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, वो तो हम दिखाते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो हम फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिखाते ही हैं वैसे भी, और ये आपको 400 दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। आप क्वेश्चन देख लेना, सब कुछ आपको दिया हुआ है इसमें। 2 लीगल एक्सपेंसेस,
लीगल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको। लीगल एक्सपेंसेस कितने हैं? 100। ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस के बाद है डिविडेंड रिसीव्ड, ये तो इनकम है, तो इनकम है तो हम यहाँ दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, बाय डिविडेंड रिसीव्ड। अब मुझे बताओ डिविडेंड रिसीव्ड कितना है? डिविडेंड रिसीव्ड आपको 1000 दिया हुआ है। अच्छा, डिविडेंड रिसीव के बाद है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड। और ये आपको कितना दिया हुआ है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड 200। ठीक है जी, 200 आपको दिया हुआ है। इसके बाद बच्चे सेल्स दी हुई है आपको, तो बाय सेल्स, सेल्स इसमें दी हुई है 12,000 यूनिट्स की, मतलब 12,000 यूनिट्स तो हम बेच चुके हैं, और ये आपको दी हुई है 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये आपको सेल्स दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आपको दो क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए हैं बच्चे, एक तो फिनिश गुड्स का अलग दिया हुआ है, और फिनिश गुड्स के आपको 400 यूनिट्स दी हुई है, 400 यूनिट्स, और ये आपको दिया हुआ है 3200, 3200 रुपये। और फिर WIP की आपको वैल्यू दे रखी 2400, 2400। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा, एक मिनट कैलकुलेट। हाँ जी, देखो 1000 प्लस 200 प्लस 1,20,000 प्लस 3200 प्लस 2400, ये टोटल आ रहा है 1,26,800, 1,26,800। फिर इसमें से माइनस करेंगे 50 माइनस 30 माइनस 16 माइनस 7 माइनस 9600 माइनस 800 माइनस 400 एंड माइनस 100, 12,900 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है बच्चे, 1,26,800 टोटल। और फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 12,900 रुपये। ठीक है, ऐसे ही हमें कॉस्ट अकाउंट्स का निकाल के देखना है, तो कॉस्ट अकाउंट्स के लिए तो आप कॉस्ट शीट बनाते हो, कॉस्ट शीट बना लेते हैं, उसमें क्या हो गया। ठीक है, फिगर आप देख लो क्या क्या आपको अब पढ़ो ज़रा, आपको क्या क्या दिया हुआ है। ये रहा, लिखा है द कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द सेम पीरियड रिवील दैट, कॉस्ट अकाउंट्स क्या बताते हैं सेम पीरियड का। कहता है डायरेक्ट मटेरियल हमने कंज्यूम कितना करना है? 56,000। ठीक है, इसका मतलब डिफरेंस आ रहा है, ये देखो आप, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 50, और इसमें कितना है बच्चे? 56,000 कॉस्ट अकाउंट्स में। ठीक है, तो खर्चे कॉस्ट अकाउंट्स में ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं, देखते हैं अभी। लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड इज़ रिकवर्ड एट 20% ऑन दी प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी, लेबर के बारे में नहीं लिखा हुआ बच्चे, लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट हम सेम एज्यूम कर लेंगे जितनी थी, 30,000 की 30,000 है ना। ये डायरेक्ट वेजेस आपको यहाँ 30 दिया हुआ है, तो हम वही एज्यूम कर लेंगे। आगे लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड इज़ रिकवर्ड एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फिर लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज़ रिकवर्ड एट 60 पैसे पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तो जितने यूनिट्स हमने बनाई होंगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.60 से, 60 पैसे से। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर रिकवर्ड एट 80 पैसे पर यूनिट सोल्ड। ठीक है जी, सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिकनसाइल द डिफरेंस इन द प्रॉफिट एज अराइव्ड एट इन द 2 सेट्स ऑफ अकाउंट। ठीक है जी, कॉस्ट शीट बना लेते हैं हम लोग। वैसे तो इसमें बोला है आपको टू प्रिपेयर कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल P&L, तो कॉस्टिंग P&L बनाने में क्या है बच्चे, वो आपको मैंने पिछली वीडियो में करवाया ही था, कॉस्ट शीट ही तो है, उसको बस डब्बे में पैक कर दिया तो आपका कॉस्टिंग P&L अकाउंट हो गया वो, है ना। तो बना लेते हैं यहाँ पे। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब बेसिकली वही कॉस्ट शीट ही बना रहे हो आप, ये कॉस्ट शीट ही है और कुछ नहीं है।
तो सबसे पहले आपको 2 यहाँ लिखेंगे हम डायरेक्ट मटेरियल। और बच्चे डायरेक्ट मटेरियल इसमें आपको दिया हुआ है 56,000। अच्छा, लेबर कॉस्ट के बारे में नहीं लिखा हुआ तो हम वही उठा लेंगे, लेबर कॉस्ट है ना। तो लेबर कॉस्ट इसमें लिखा हुआ था 30,000। लेबर कॉस्ट इसमें लिखी हुई थी बच्चे 30,000 रुपये। तो डायरेक्ट मटेरियल 56 है, लेबर कॉस्ट आपकी 30 है, ठीक है। इसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स छोड़ो, पहले डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं ना यहाँ पे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो वो तो है नहीं क्वेश्चन में, तो ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट। और जो प्राइम कॉस्ट है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 86,000 रुपीज़। प्राइम कॉस्ट इज़ 86,000 रुपीज़। हाँ जी बच्चे, वो एक्चुअली मैं पानी पीने चला गया था, ठीक है जी। तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया 56, लेबर कॉस्ट हो गई आपकी 30, डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दिए हुए नहीं है, आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई 86,000। अब मैं इसमें ऐड करूँगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। और आप ये देखो कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ये लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड इज़ रिकवर्ड एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट का 20%, ठीक है जी। तो प्राइम कॉस्ट आपकी 86,000 आई है, तो 86,000 का 20%, ठीक है। तो ये 20% 86,000 का कितना आ गया बच्चे, 17,200। 17,200 रुपये आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए। अच्छा, इसको मैं अगर ऐड करूँगा तो ये मेरी आ जाएगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है जी। इसमें से फिर हम ऐड करेंगे इसमें 2 आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। अच्छा, ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ जाएगा, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, 86,000 प्लस 17,200, तो आपका ये आ जाएगा 1,03,200 रुपये, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आप वही ले लेना जो आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिखाया था, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन ना आपके सिलेबस में नहीं है बच्चे। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर इसका जो WIP दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2400 रुपये, 2400। आप इसको लेस कर देना, तो बताओ ये क्या आ जाएगा मेरा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। $1,03,200 माइनस 2400, तो बच्चे ये आ जाएगा 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000 रुपये आ गया। अच्छा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद इसमें
नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद इसमें हम ऑफिस के खर्चे ऐड करेंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे आप उसमें आप ऐड करोगे 2। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स तो ये कितना है, और लिखा हुआ है बच्चे इसके लिए कि 60 पैसे पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो आपने जितने यूनिट्स बनाई होंगी उसका 60% हम निकाल देंगे, 60 पैसे सॉरी। तो आप ये देखो, आपने 12,000 यूनिट्स तो बेच दी, 400 यूनिट्स आपके पास अभी भी बची हुई हैं, तो इसका मतलब आपने 12,400 यूनिट्स बनाई होंगी, है ना। प्रोड्यूस कितनी करी आपने, 12,400, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 60 पैसे से। $7,440 बच्चे याद आए, 7,440 ये मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है। अब इसको ऐड करके आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7,440 प्लस ये मेरा कितना आया था फैक्ट्री कॉस्ट 1,08,000 है जी, 1,08,000। तो 7,440 प्लस 1,08,000 तो आपका 1,08,240। ठीक है, फिर मैं इसमें ऐड करूँगा 2 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन बच्चे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो आपको पता है, माइनस करके दिखाते हो इसमें से, और उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर होती है कॉस्ट अकाउंट्स में। तो 1,08,240 डिवाइडेड बाय, हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चे, जितने यूनिट्स हमने बनाई हैं 12,400, और मल्टीप्लाई करेंगे 400 यूनिट से जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ना। अगर 1,08,240 1,08,240 इज़ द कॉस्ट ऑफ 12,400 यूनिट्स। अगर 1,08,240 12,400 यूनिट की कॉस्ट है तो 400 यूनिट्स की कितनी है ना जी। तो 1,08,240 डिवाइडेड बाय 12,400 मल्टीप्लाई बाय 400, तो ये आपका आ जाएगा बच्चे 3492। इसको लेस करने के बाद ये मेरा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ये आ जाएगा 1,04,748। $1,04,748। ठीक है बच्चे, अब आप इसमें ऐड करोगे 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या चीज़ है बच्चे, देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि हम जितने यूनिट्स बेचेंगे ना 80 पैसे पर यूनिट सोल्ड, तो हमने 12,000 यूनिट्स बेची हैं और इसका 80 पैसा 0.80, तो ये कितना आ जाएगा 12,000 इंटू 0.8, तो ये आपका आ रहा है 9,600। ठीक है बच्चे, इसको ऐड करके ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस 1,04,748 प्लस 9,600, तो ये आपका आ रहा है 1,14,348, 1,14,348। ठीक है जी, 1,14,348
और यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट, और ठीक है, और हम कॉस्टिंग P&L में क्रेडिट साइड यहाँ पे लिख देंगे बाय सेल्स। ठीक है जी। और सेल्स हमने कितने यूनिट्स करी हैं बच्चे? 12,000 यूनिट्स, और इसको 1,20,000 में बेचा है, टोटल 1,20,000, तो 1,20,000। बैलेंस कितना आ गया? -120, ये आ रहा है 5652। ये मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट आया था 12,900 और कॉस्टिंग का प्रॉफिट आया 5652। ठीक है बच्चे। अब हमें क्या बनानी है? अब हमें एक बनानी है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें हम ये देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस किन कारणों की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, बनाते हैं रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। देखो जी, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बेस किसको बना रहे हैं बच्चे? नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स को बेस बना रहे हैं। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। तो कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट है 5652। ठीक है। अब आप ये देखो कि आपने कौन कौन से खर्चों को कम ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत कर लेता हूँ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपने कॉस्ट अकाउंट्स में कितना दिखाया है बच्चे? 9600। ठीक है ना, तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट आपने 9600 रुपीज़ कम कर दिया। ठीक है, अब ज़रा फाइनेंशियल अकाउंट्स देखते हैं। ये रहा फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिखाया है 9600। अच्छा, मतलब दोनों में सेम है, समझ रहे हो आप बच्चे? 9600 यहाँ पर है और 9600 आपका यहाँ पर है कॉस्टिंग में, तो इसका मतलब दोनों में सेम है, तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा। समझ रहे हो? सेलिंग ओवरहेड जितने थे उतने ही रिकॉर्ड करें आपने, तो ठीक है। इसका मतलब ये कॉस्ट शीट में आएगा या नहीं, इसमें रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा या नहीं आएगा? फिर नहीं आएगा। फिर क्यों आएगा? जब दोनों में सेम आ रहा है तो डिफरेंस आएंगी, तो फिर आएगा ही नहीं। ठीक है जी, आगे देखो ज़रा इसके बाद। अच्छा, इसके बाद जो है नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद है बच्चे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखो ज़रा इसमें मैंने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिखाया है? 3492। कॉस्ट अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक है 3492, और ये बात आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक इनकम की नेचर का होता है ना। तो आप यहाँ देखो फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक आपने दिखाया हुआ फिनिश गुड्स का 3200 रुपये, तो डिफरेंस तो आएगा। क्लोजिंग स्टॉक में 32, इसमें P&L अकाउंट में 3200। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच्चे? यहाँ पे 3492, यानी कि आप ये कह सकते हो कि कॉस्ट अकाउंट्स में आपने ओवर वैल्यूएशन कर दी है ना। तो यहाँ देखो आप क्या लिखोगे? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। क्लोजिंग स्टॉक इनकम की नेचर का होता है बच्चे, तो प्रॉफिट बढ़ेंगे इससे। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट 3492 इतना इंक्रीज़ कर गया 3492, और सॉरी ये कॉस्टिंग का है बच्चे, एक्चुअली मैंने गलत फिगर लिख दी। फाइनेंशियल का प्रॉफिट कितना इंक्रीज़ कर गया ये देख लो। फाइनेंशियल का प्रॉफिट इंक्रीज़ करा है 3200, है ना। ये 3200 है एक्चुअली, 3200, और कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया 3492। समझ गए? 3492। अब मुझे ये बताओ, कॉस्ट अकाउंट्स में आपने दिखाया 3492,
है ना। फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने दिखाया 3200, तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट्स में आपने ज़्यादा दिखा दिए, कॉस्ट अकाउंट्स में आपने ज़्यादा फिगर दिखा दी। कितनी ज़्यादा दिखा दी बच्चे? 292। तो आप इसको कम करो फाइनेंशियल के पास लाने के लिए। 292 कम करना पड़ेगा आपको अपना प्रॉफिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, इसमें क्लोजिंग स्टॉक के बाद ओपनिंग स्टॉक तो दिया हुआ नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक के बाद आपके पास ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, बट हाँ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है। बताओ कॉस्टिंग में कितना दिखाया आपने? 7440। और फाइनेंशियल अकाउंट्स में देखो आपने कितना दिखाया, ये रहा P&L अकाउंट बनाया था, ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 7000। फाइनेंशियल में 7000 और कॉस्टिंग में 7440, यानी कि ओवर रिकवरी हो गई कॉस्ट अकाउंट्स में। तो हम यहाँ लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। ठीक है, तो एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। खर्चे हैं बच्चे, खर्चों से प्रॉफिट गिरेंगे। कॉस्ट अकाउंट्स में आपने खर्चे दिखा रखे हैं 7440। आप ये देखो, ये दिया हुआ है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 7440, और इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट आपका 7440 कम हो गया। फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट आपका कम तो हुआ है, लेकिन कितना हुआ है बच्चे? 7000। तो हम यहाँ दिखाएंगे 7000 रुपीज़ कम करके। ठीक है जी। अब आप ये देखो आप किसके हिसाब से बढ़ रहे हो। हमने कॉस्ट अकाउंट्स को बेस लिया है, तो हम कॉस्ट अकाउंट के साथ ऐसा क्या करें कि फाइनेंशियल पे आ जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉस्ट अकाउंट के साथ ऐसा क्या करें कि फाइनेंशियल पे आ जाए, तो इसको इंक्रीज़ करो आप। आपने 7440 रुपये प्रॉफिट गिरा दिया कॉस्ट अकाउंट्स का, हमें फाइनेंशियल के पास लेके जाना है, तो आपने जो 440 रुपये ज़्यादा कम कर दिया प्रॉफिट, उसको बढ़ा दो आप। तो 440 440। ठीक है जी, प्लस करके दिखाएंगे 25। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के बाद है इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो हो गया। इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP तो सेम है जैसा था, उसमें तो कोई चेंज है नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड्स देख लो आप एक बार, इसमें कितना है बच्चे? 17200। ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंट्स में आपने 17200 दिखाए, और फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने कितना दिखाया है? 16000 रुपये। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में कम है, कॉस्ट अकाउंट्स में ज़्यादा है, तो ओवर रिकवरी हुई है कॉस्ट अकाउंट्स में। तो हम यहाँ लिखेंगे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स। ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है, प्रॉफिट गिरेंगे। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट्स का जो प्रॉफिट है ये कितना है बच्चे? कितना कम हुआ है? ये है 17200, ये लिखा हुआ है बच्चे 17200। ठीक है, 17200, और ये है 16000। तो अब आप ये देखो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में 16000, कॉस्ट अकाउंट में 17200। तो अब मैं क्या करूं? तो जो आपने एक्स्ट्रा मतलब एक्सपेंस दिखा दिया, उससे आपके प्रॉफिट तो आप सही करो। तो 17200 माइनस 16000, 1200। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चे देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद फिर क्या है। फैक्ट्री ओवरहेड्स 17200 है। ठीक है, इसके बाद आपका लेबर कॉस्ट तो सेम है,
ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है 56,000, कॉस्टिंग में 56,000 है और इसमें कितना है 50,000। तो इसका मतलब कॉस्टिंग में ज़्यादा है आपका, कॉस्टिंग में 56,000 रुपये, ठीक है। और P&L अकाउंट में आपने 50 दिखाया, तो डिफरेंस तो आ ही रहा है 6,000 रुपये का, है ना जी। तो ठीक है जी, देखो आप नेक्स्ट पेज पे कराते हो। ठीक है, तो मटेरियल ओवर एब्सॉर्ब, मटेरियल ओवर एब्सॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। खर्चे हैं बच्चे, प्रॉफिट गिरेंगे। इसका 50,000 रुपये प्रॉफिट गिरा है और कॉस्टिंग का 56,000 रुपये प्रॉफिट गिरा है। तो मैं जो बताओ क्या करें, हमने कॉस्टिंग को बेस बनाया है, तो कॉस्ट के साथ ऐसा क्या करें कि फाइनेंशियल पे आ जाए। तो 6,000 रुपये जो प्रॉफिट आपने ज़्यादा कम कर दिया उसको बढ़ा दो आप 6,000 रुपये, ये चीज़ होगी बच्चे। मटेरियल के बाद इसके अंदर और क्या है, कॉस्ट शीट तो हमने एनालाइज़ कर ही ली बच्चे पूरी की पूरी। आप ये देखो, कॉस्ट शीट तो हमने पूरी एनालाइज़ कर ली। कॉस्ट शीट में अब ऐसा कुछ नहीं बचा जो हमने एनालाइज़ ना करा हो, है ना जी। कॉस्ट शीट तो पूरी हो चुकी है, सारे खर्चे हमने देख लिए। अब आते बात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ये हो चुका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हो गए, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो गए। तो ये सारे खर्चों को तो एनालाइज हो गया। बैड डेट्स, अब बताओ बैड डेट्स सिर्फ किस में आया है, P&L अकाउंट में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी सिर्फ किस में आया है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लीगल एक्सपेंसेस, ये भी किस में आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें हैं। प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इन्होंने दिखा रखा है। वैसे मैं आपको बता दूं बच्चे एक बात, ये जो लीगल एक्सपेंस होते हैं ना, अगर हमें कॉस्ट शीट बनानी होती और आपको क्वेश्चन में लीगल एक्सपेंस दे रखा होता तो इसको हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस मानते हैं, लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो लीगल एक्सपेंसेस को हम दिखाते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। बट क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है मुझे इस चीज़ के लेकर, तो इसलिए मैंने इसको प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस मान के ट्रीट करा है। ऑफिस के खर्चे आपको अलग से दे रखे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और कॉस्टिंग में भी आपको अलग से दे रखा था कि भाई 60 पैसे पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो इसलिए मैंने लीगल एक्सपेंसेस को प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस माना है इसके अंदर। तो आगे देखो आप, तो बैड डेट्स, बैड डेट्स, तो जो बैड डेट्स है बच्चे, ये कॉस्टिंग है, ये फाइनेंशियल है। इससे फाइनेंशियल के प्रॉफिट कम होते हैं बस। और बैड डेट्स है कितना क्वेश्चन में, 800, है ना जी। तो बताओ कॉस्ट के साथ हम ऐसा क्या करें कि फाइनेंशियल पे आ जाए, तो इसको भी कम करो आप 800 रुपये, 800, ठीक है। बैड डेट्स के बाद बच्चे इसमें है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, तो ये आपको 400 रुपये दिया हुआ है। ये कॉस्टिंग है, ये फाइनेंशियल है, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट आपका 400 रुपये कम हो गया। तो कॉस्टिंग का बता दो, कॉस्टिंग का को भी 400 रुपये कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉस्टिंग को बेस लेके फाइनेंशियल को पास जा रहे हैं। तो कॉस्टिंग को बेस लिया है, फाइनेंशियल के पास जाना है, तो फिर कॉस्टिंग को भी कम करो 400 रुपये। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद है बच्चे इसमें लीगल एक्सपेंसेस, एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। तो लीगल एक्सपेंसेस फाइनेंशियल में आया है, तो कितना आ गया इसके अंदर, 100। तो आप मुझे बताओ क्या किया जाए, 100 रुपये, इसको भी कम करो। लीगल एक्सपेंसेस के बाद है बच्चे डिविडेंड रिसीव्ड। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में देखना, आपको डिविडेंड रिसीव्ड नज़र आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड, एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है, ठीक है जी। तो डिविडेंड रिसीव हुआ तो इनकम बढ़ेगी, और सिर्फ फाइनेंशियल की इनकम बढ़ी होगी इससे। अब मैं बताओ क्या करूँ, कॉस्ट को बेस बनाया है, कॉस्ट को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है,
तो कॉस्ट को भी बढ़ा देंगे हम लोग। और ये कितना है बच्चे, 1000 रुपये, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड। अच्छा, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड। तो एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है, तो इससे फाइनेंशियल के प्रॉफिट बढ़ गए आपके। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल में आता है। डिपॉजिट पे कोई भी एफडी आपने करा रखी होगी, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो वो इंटरेस्ट आपका जो है फाइनेंशियल इनकम है, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आ गया, प्रॉफिट बढ़ गया इससे। कॉस्टिंग के को भी बढ़ा दो, क्योंकि मुझे कॉस्टिंग को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है। तो ये आपका है कितना बच्चे, 200, ठीक है ना। अब फाइनेंशियल अकाउंट की क्रेडिट साइड चेक करना, P&L अकाउंट के उसमें दिखा रखा है मैंने। हो गया क्वेश्चन बच्चे, आप इसको देख लो। आपका ये जो आएगा, दिस इज़ माई नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंट्स। कॉस्ट को तो बेस बनाया था ना आपने, तो ये आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स आया होगा। अब आप चेक कर लो कितना आ रहा है, प्लस माइनस करके जो भी है, ये रहा। तो सबसे पहले 5652 माइनस 292 प्लस 440 प्लस 1200 1200 के बाद है बच्चे 6000 प्लस 6000 माइनस 800 माइनस 400 माइनस 100 प्लस 1000 प्लस 200, 12900 आ रहा है बच्चे। तो ये जो 12900 आ रहा है, ये आपका एज़ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है, एज़ पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है जी। तो आपका प्रॉफिट एज़ पर फाइनेंशियल अकाउंट्स आ गया। सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको ना समझ आए, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए करा दिया कि इसमें P&L अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है आपसे, ठीक है, बना लेंगे। P&L अकाउंट बनाने में क्या, ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ है। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके लिए यहाँ लगा देता हूँ, और इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुझे इसके 2 क्वेश्चन और कराने होंगे बस, ठीक है जी। अब देखो ज़रा ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। अब बच्चे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, उसमें मैंने आपको एक एक बात समझाई है, ठीक है। फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है अ कंपनी मेंटेन्स सेपरेट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। पढ़ के देखते हैं, अगर कोई डिफरेंट नज़र आया तो मैं आपको करवा दूंगा, नहीं तो आप ये क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकते हो बच्चे। कुछ भी इसमें ऐसा है नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, आप देखो ज़रा इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है अ कंपनी मेंटेन्स सेपरेट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है जी, एंड द कॉस्टिंग प्रॉफिट फॉर 2010 डिफर्ड टू दैट रिवील्ड इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स विच वाज 50,000। अच्छा, मतलब इसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो और हमें कॉस्टिंग पे जाना है, तो ये मैं करा देता हूँ आपको एक क्वेश्चन, है ना। कंपनी मेंटेन सेपरेट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट फॉर 2010 डिफर्ड टू दैट रिवील्ड इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स विच वाज शोन एज ₹50,000। तो ये 50,000 रुपये का प्रॉफिट आपको किसका दिया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट्स का, ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, कॉस्ट अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल अकाउंट्स की है आपके पास। स्टॉक के बारे में बता रहा है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है जी। मटेरियल का, रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का। फिर कहता है डिविडेंड ऑफ ₹1000 वाज रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो ये तो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आया होगा, हाँ या ना बच्चे, है ना। फिर लिखा है मशीन जिसकी बुक वैल्यू 10,000 रुपये है, उसको आपने 8,000 रुपये में बेच दिया। तो आप मुझे ये बताओ, 10,000 की चीज़ अगर आप 8,000 में बेचोगे तो आपको 2,000 का नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो वो जो 2,000 का नुकसान हुआ है या जो 2,000 रुपये का लॉस है बच्चे, ये फाइनेंशियल लॉस होता है। इसको हम कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं दिखाते, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद है द कंपनी चार्ज्ड 10% इंटरेस्ट ऑन इट्स ओन कैपिटल, ऑन इट्स ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ₹80,000 टू द प्रोसेस कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट। इसका मतलब ये जो 10% है ना बच्चे, ये इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये चीज़ हम कॉस्ट अकाउंट्स में तो दिखाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं दिखाते बच्चे।
समझ रहे हो आप मेरी बात? ये जितना पैसा मैंने 80,000 रुपये बिज़नेस में लगाया है, अगर इस बिज़नेस में ना लगा के मैं किसी बैंक में करा देता एफडी वगैरह, तो वहाँ से कम ब्याज तो आता है 10%। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। तो ये जो नोशनली इंटरेस्ट है ना, कि अगर मैं वहाँ लगाता तो इतना मिलता है, वो मैं लूज़ कर रहा हूँ, तो वो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट से चार्ज कर रहे हैं। ये कहना चाह रहा है 8,000 रुपये, 80,000 का 10% 8,000 रुपये। तो ये कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट फिगर विच वाज शोन इन द कॉस्ट अकाउंट्स। तो ठीक है जी, तो आपने रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है जो ये शो करेगी कि कॉस्ट अकाउंट्स का कितना प्रॉफिट है। तो बना लेते हैं फटाफट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपका 8, मैं फटाफट कराता हूँ आपको ये क्वेश्चन। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि अब की बार बेस हमने किसको बनाया है, फाइनेंशियल अकाउंट्स को। और अगर हम बेस फाइनेंशियल अकाउंट्स को बना रहे हैं तो हमें जो भी प्लस माइनस करना है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में करना है बच्चे अब की बार, ठीक है ना। प्लीज़ बात को समझना मैंने क्या बोला। तो हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बच्चे 50,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंट्स में 5,000 है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में 5500 है। तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट्स में आपने 500 रुपये कम दिखाया है ना। या ऐसा कह सकते हो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में 500 रुपये आपने ज़्यादा वैल्यू कर लिया। तो मैं ऐसे यहाँ ऐसे लिखता हूँ, जैसे मर्जी कर सकते हो बच्चे आप। मैंने अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स को बेस बनाया है तो मैं चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंट्स के नेचर मतलब रिलेशन में लिख रहा हूँ। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो एक कॉस्टिंग है एक फाइनेंशियल है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस की नेचर का होता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने दिखा दिया 5500, कॉस्ट अकाउंट्स में आपने दिखाया सिर्फ 5,000। अब आप ये देखो आप किसके हिसाब से बढ़ रहे हो, आप फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से बढ़ रहे हो, ठीक है बच्चे। आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को बेस बनाया है तो आप फाइनेंशियल अकाउंट्स को किसके पास लेके जाओगे, कॉस्ट अकाउंट्स के पास। प्लीज़ ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। आप फाइनेंशियल अकाउंट्स को किसके पास लेके जाओगे बच्चे, फाइनेंशियल अकाउंट्स को कॉस्ट अकाउंट्स के पास लेके जाना है। तो अब सोचो ज़रा, कॉस्ट अकाउंट्स में आपने सिर्फ 5,000 रुपये खर्चा दिखाया है, इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट 5,000 रुपये कम हुआ होगा। और फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने 5500 रुपये दिखाए, तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्रॉफिट जो है 5,500 रुपीज़ कम हो गया। फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट 500 रुपये ज़्यादा कम हो गया, हाँ या ना, ठीक है। तो मैं इसको बढ़ा दूंगा 500 रुपये ताकि मैं कॉस्ट अकाउंट्स के पास आ जाऊँ। तो अब की बार जो भी आपने प्लस माइनस करना है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में करना है, तो 500 रुपये मैं बढ़ा दूँगा, प्लस करके दिखाऊँगा इसको, ठीक है बच्चे। इसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज़्यादा दिखा रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन। आप इसको कॉस्टिंग के रिलेशन में भी लिख सकते हो। ओवर वैल्यूएशन को आप अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन कॉस्ट अकाउंट्स ऐसे भी लिख सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो एक कॉस्टिंग है एक फाइनेंशियल है। तो इनकम की नेचर का होता है क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट बढ़ेंगे, इसमें दिखा दिया आपने 5,300 और इसमें आपने दिखाया है 4,000। तो अब आप सोचो ज़रा, फाइनेंशियल अकाउंट्स में अगर आप 5,300 दिखा रहे हो, कॉस्टिंग में 4,000 दिखा रहे हो, तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट आपने 1,300 रुपये ज़्यादा दिखा दिए, 1,300 रुपये ज़्यादा दिखा दिए। तो कम करो उसको, कॉस्टिंग पे लेके आना है मुझे, उसको कॉस्टिंग पे लेके आना है, तो 1,300 रुपीज़ कम कर देंगे इसमें से। अच्छा, उसके बाद है बच्चे ओवर वैल्यूएशन के बाद है मतलब रॉ मटेरियल के बाद है फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, वो भी आपने ओवर वैल्यू किया हुआ है। अब क्वेश्चन चेक कर लेना, उसमें लिखा हुआ है सर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन
फाइनेंशियल अकाउंट्स। एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। ठीक है जी, एक कॉस्टिंग है और एक फाइनेंशियल है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस के नेचर का होता है तो प्रॉफिट गिरेंगे। फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट 15,000 रुपये कम हो गए और कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट आपके जो है 12,000 रुपये कम हुए। ठीक है जी, अब मुझे बताऊँ किसके हिसाब से बढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से। मुझे फाइनेंशियल अकाउंट्स को कॉस्ट पे लेके जाना है, तो जो खर्चा मैंने 15,000 रुपये दिखाया उसको 12,000 दिखाना है, तो 3,000 रुपये आपने जो ज़्यादा दिखा दिए वो बढ़ा दो आप। ठीक है जी, ये चीज़ होगी, प्लस करके दिखाएंगे इसको। ये चीज़ होगी फाइनेंशियल अकाउंट्स, मतलब फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी आपने ओवर वैल्यू किया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। ठीक है जी, तो इनकम की नेचर का होता है प्रॉफिट बढ़ेगा। ये 16,000 रुपये बढ़ रहा है और ये 14,000 रुपये बढ़ रहा है, 14,000। ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या करें? तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट को आपने 2,000 रुपये ज़्यादा दिखा रखा है, उसको कम करो आप, क्योंकि हमें उसको कॉस्टिंग पे लेके आना है। आप समझ रहे हो बात को? ठीक है, क्योंकि हमने कॉस्टिंग को बेस बनाया तो कॉस्टिंग पे लेके आना है मुझे उसको। तो ये चीज़ है बच्चे। आगे देखो आप, इसके बाद है डिविडेंड ऑफ ₹1,000 वाज रिसीव्ड बाय कंपनी। तो ये तो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आता है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय कंपनी। तो डिविडेंड रिसीव्ड इज़ अ फाइनेंशियल इनकम, प्रॉफिट बढ़ेंगे इससे, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स के। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट बढ़ गया और कितना प्रॉफिट बढ़ा है बच्चे? 1,000। ठीक है जी, अब मुझे बताओ क्या कर रहे हैं? हम हम फाइनेंशियल के प्रॉफिट को कॉस्टिंग के प्रॉफिट पे ला रहे हैं। तो कॉस्टिंग में तो ये इनकम आती ही नहीं, आपने फाइनेंशियल में दिखा रखी है, और फाइनेंशियल को अगर कॉस्ट पे लेके आओगे तो जो प्रॉफिट आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिखाया हुआ है, इनकम जो दिखाई हुई है, इसको कम करो फिर आप, क्योंकि कॉस्टिंग में तो ये रिकॉर्ड हुई नहीं, तो हटाओ फिर फाइनेंशियल अकाउंट से उसको। अच्छा, डिविडेंड रिसीव्ड बाय कंपनी ये हो गया। इसके बाद है बच्चे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। ठीक है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल, इसमें आता है बस। तो अब ये देखो इसमें कितना है, 2,000 रुपये। बताओ क्या ये लॉस कॉस्ट में रिकॉर्ड होता है बच्चे? नहीं होता भाई। किसी एसेट को बेचकर अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो मेरा फाइनेंशियल लॉस है, तो वो मेरे फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट को तो कम करेगा, कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट को कम नहीं करेगा। तो अब ये बताओ मैं क्या करूँ? तो मुझे फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट को कॉस्ट अकाउंट के साथ मैच कराना है, तो मैं इसको बढ़ा दूँगा, क्योंकि ये खर्चा फाइनेंशियल में आता है बस, कॉस्टिंग में ये रिकॉर्ड होता नहीं। तो कॉस्टिंग पे लेके जाना, तो 2,000 रुपये जो कम कर दिए वो बढ़ा दो आप, प्लस करके दिखाएंगे इसको। उसके बाद है बच्चे इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000, और इसका 10% कितना होता है? 8,000। तो एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। ठीक है, तो ये सिर्फ कॉस्टिंग में रिकॉर्ड होता है। कॉस्टिंग के प्रॉफिट को आपने कम कर दिया 8,000 रुपये, है ना बच्चे? आप समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ? आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में चार्ज करेंगे 8,000 रुपये, तो इससे कॉस्टिंग के प्रॉफिट गिरेंगे, फाइनेंशियल में ये रिकॉर्ड होता नहीं। तो अब मुझे बताओ क्या कर रहे हो? अब फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट को कॉस्ट पे लेके जा रहे हो, हाँ या ना? फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट को आप किस पे लेके जा रहे हो? कॉस्ट पे। तो आप उसको कम कर दो, तभी तो कॉस्ट पे जा पाओगे आप। 8,000 रुपये ये मैं कम कर दूँगा।
समझिए बच्चे यहाँ तक। तो मैंने आपको फिर बोला, जिसको आपने बेस बनाया है उसी के अंदर आपने जो करना है प्लस माइनस उसी में करना है बच्चे, ठीक है। तो अब ये देख लो, आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है जी। प्लस माइनस करना है वो हम कर लेते हैं। 2000 माइनस 8000 माइनस 1000 माइनस 2000, और इस फिर यहाँ है ये प्लस 50,000 प्लस 500 माइनस 1300 प्लस 3000, 43,200, जो कि एकदम करेक्ट आ रहा है बच्चे, 43,200 आ रहा है, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 43,200, ये मैंने आंसर लिखा हुआ है, नेट कॉस्टिंग प्रॉफिट 43,200, ठीक है जी। तो आई होप आपको बात समझ में आई हो बच्चे, ठीक है। तो अब मेरे 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में उसको हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। रिवीजन कर लेना बच्चे इस चीज़ की।